चलो लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? ये बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग शायद। इलेक्ट्रोलाइसिस का वो प्रोडक्ट वगैरह का क्वेश्चन करवाए थे। अच्छा, लास्ट क्लास में प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट छूटा हुआ रह गया था। ये ध्यान रखना कि ये जो ईएमएफ होता है ना किसी भी मतलब सेल का, हम लोग ई सेल जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो वैरी करता है। ठीक है, तो वो चीज उसका एक्सप्रेशन वो कैसे वैरी करता है वो बस, ठीक है, वो लिख लो एक्सप्रेशन क्या होता है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेरिएशन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ई सेल विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये कैसे वैरी करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन कहीं कहीं तुमसे पूछा जाएगा। तो एक्चुअली टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे लिख लेना। ये एक्सप्रेशन याद रखना है, मतलब एक तरह से द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन एज, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डी ऑफ डेल्टा जी बाय डी टी। ठीक है, ये है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये डी ऑफ मतलब गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब ये एक्सप्रेशन तुम लोग को याद रखना है। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आता है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से आता है। ठीक है, ये एक्चुअली फ्रॉम, हम लोग लिख सकते हैं ये, या फिर इस इक्वेशन को बोला जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, वहां से ये आया है। दिख रहा है ना सबको? हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है ना? बोलो जल्दी से। यस। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन तुम लोग याद रखना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पे टी आगे मिस हो गया, आगे टी आएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, और यहाँ पे डी ऑफ डेल्टा जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा होता है। इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे जैसे डेल्टा जी का तुम लोग पढ़े होगे, डेल्टा जी को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस एन एफ ई सेल से रिप्लेस कर सकते हैं, यस और नो? डेल्टा जी का ई सेल के साथ रिलेशन होता है ना, ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे डेल्टा जी के, अगर यहाँ डेल्टा जी के जगह पे तुम ये सब्सटीट्यूट करोगे तो डेल्टा जी की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, डेल्टा एच और प्लस टी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखो तो, डी ऑफ डेल्टा जी की जगह क्या पुट करें हम लोग, माइनस एन एफ ई सेल, यस और नो, और बाय डी टी। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ये जो भी हम लोग वैल्यूज डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं यहाँ पे, इसको कांस्टेंट प्रेशर पे, तो P यहाँ पे लिख रहा है, मतलब यहाँ पे P डिनोट कर रहा है कि ये प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लोग इक्वेशन को क्या करें ना, माइनस एन एफ टी से डिवाइड कर दें दोनों साइड, या फिर एन एफ टी से ही डिवाइड कर दो। तो एन एफ टी से अगर डिवाइड करोगे तो इसको देखो हम लोग किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इधर क्या बच जाएगा हमारा, ये देखो यहाँ पे ये कर रहे हैं हम लोग माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, और ये हो गया डेल्टा एच
अब यहाँ माइनस एन एफ हम लोग बाहर निकाल दिए, क्योंकि माइनस एन और एफ तो कांस्टेंट है यहाँ पे। ई सेल का वेरिएशन हम लोग देखना चाह रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? ई सेल का वेरिएशन हम लोग टेम्परेचर के साथ देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करेंगे? ई सेल का करेंगे। वेरिएबल हमारा क्या है? ई सेल होगा सिर्फ। यहाँ पे क्या बच जाएगा? डी ऑफ ई सेल बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हेलो। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग माइनस एन एफ टी से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, सबको माइनस एन एफ टी से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बताओ तो? अगर माइनस एन एफ टी से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? खुद बताओ तुम लोग। इसको हम लोग से उसके माइनस एन एफ टी से डिवाइड करके उसके बाद सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख रहे हैं डायरेक्टली। देखो, डी ऑफ ई सेल बाई डी टी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? डेल्टा एच बाय एन एफ टी, ठीक है, और यहाँ पे प्लस ई सेल बाय टी। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? सब में तुम माइनस एन एफ टी से डिवाइड कर दो, तो माइनस एन एफ टी से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे देखो माइनस एन एफ टी से डिवाइड करोगे, माइनस एन एफ और माइनस एन एफ कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया? ई सेल बाय टी बच गया। इसमें करोगे तो डेल्टा एच बाय एन एफ टी हो गया, माइनस किए तो इसको इस साइड ले आए तो ये प्लस हो गया, और इस साइड ये वाले एक्सप्रेशन में क्या बच गया? माइनस एन एफ टी से डिवाइड कर दिया, ये एन एफ टी कैंसिल आउट हो गया, डी ई सेल बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही बच गया। बताओ, Yes, sir. ये बात समझ में आ रहा है? तो ये Yes, sir. एक्सप्रेशन तो तुमको ध्यान रखना है। एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा, इससे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से डेल्टा एच अगर हमसे पूछा जाए तो डेल्टा एच भी हम डायरेक्टली इससे लिख सकते हैं। ये वाले इक्वेशन से डेल्टा एच हमारा क्या आ जाएगा, देख लो। डेल्टा एच अगर हम लोग डायरेक्टली लिखना चाहें, सिर्फ डेल्टा एच का एक्सप्रेशन, तो यहाँ देखो ये माइनस एन एफ, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ई सेल माइनस टी इंटू डी ई सेल बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो, ये डेल्टा एच का एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया हमारा, सिर्फ डेल्टा एच, इससे ही हम लोग निकाले हैं। इसको इस साइड भेज दो, ठीक है, और उसमें माइनस एन एफ कॉमन ले लिए, उसके बाद डेल्टा एच का ये एक्सप्रेशन आ रहा है। बताओ खुद से। सिंप्लीफाई कर लेना है बस, सिंपली, ठीक है। Yes, अब यहाँ पे sir. देखना, तुम लोग एक एक्सप्रेशन पढ़े होगे थर्मोडायनेमिक्स में, ये तो हो गया, ये डेल्टा एच एक्चुअली ये एंथैल्पी चेंज हो गया। तो अगर मान लो तुमको एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। डेल्टा एच ये क्या डिनोट कर रहा है? एंथैल्पी चेंज। तो चेंज इन एंथैल्पी कैसे होता है? अगर ई सेल का वैल्यू चेंज हो रहा होगा टेम्परेचर के साथ तो डेल्टा एच हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एंथैल्पी चेंज हो गया, यहाँ से ये एंथैल्पी चेंज हमको देगा। अब यहाँ पे एक एंट्रोपी चेंज वाला भी एक्सप्रेशन पूछा जाता है, एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए देखो, स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को? बताओ जल्दी से। Yes, sir. एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगे थर्मोडायनेमिक्स में, ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थर्मोडायनेमिक्स का ये फॉर्मूला याद है? Yes, sir. ठीक है। अब इसी से हम लोग इसको कंपेयर कर ले रहे हैं। ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है ना, इससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ये वाला इक्वेशन को। हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो क्या था? जो ऊपर लिखे हैं हम, ये है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी ऑफ डेल्टा जी बाय डी टी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर।
इससे इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम। ये वाला ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 ये बताओ। डेल्टा एच का जो एक्सप्रेशन आना था ये तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है। डेल्टा यहाँ पे इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमारा डेल्टा एस का क्या एक्सप्रेशन आ रहा है बताओ? तो कंपेयर करने पे क्या लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा एस का एक्सप्रेशन? माइनस डी डेल्टा जी बाई डी टी। हाँ, माइनस डी इंटू डेल्टा जी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये लिख सकते हैं। ये बताओ। यस या फिर डीजी का जगह अगर हम लोग पुट करें डेल्टा जी के जगह, डेल्टा जी का एक्सप्रेशन क्या होता है ई सेल के टर्म में? माइनस एन एफ ई सेल होता है। तो यहाँ पे अगर ये पुट करोगे तुम तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? एन एफ डी ऑफ ई सेल बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये आ गया डेल्टा एस। तो ये एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हो गया, ये एक्सप्रेशन एंट्रोपी चेंज के लिए आ गया हमारा। तो ये हमारा एंट्रोपी चेंज ये बताएगा डेल्टा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऊपर हमारा ये जो एक्सप्रेशन आया था डेल्टा एच का, वो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला था, और ये आ गया हमारा एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन। तो बस एक्सप्रेशन ही ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको मिल जाएगा, देखना एक दो। बस इसको नोट करके लिख लो। क्वेश्चंस अगर मिलेगा तो हम कराएंगे क्वेश्चंस, ऐसे एक्सप्रेशंस अभी ध्यान रखो बस। हो गया? Yes, sir. यस चलो, दोनों एक्सप्रेशन लिख लिया ना, डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? दोनों लिख चुके हो? यस चलो तब अब वापस हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो पढ़ चुके हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में वही फाइंड आउट किया जाता है कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट क्या क्या निकालते हैं, मतलब कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट आता है। तो वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्लियर है ना सबको? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का वो समझ में आ गया सबको? यस नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मेनली हम लोग पढ़ते हैं फैराडेज लॉ के बारे में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें हम लोग फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। दो लॉज एक्चुअली है फैराडे का, ये दोनों लॉ के बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे। फैराडेज लॉ, तो इसमें सबसे पहला जो लॉ है फर्स्ट लॉ, ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिखो, साथ साथ ही लिखते जाना तुम लोग। इट स्टेट्स दैट the amount of any substance that is deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। यही इसका स्टेटमेंट है कि अगर
मान लो ये क्या बोला जा रहा है कि कितना अमाउंट, अब हमको पता है कि कैथोड और ये इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग परफॉर्म करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसमें कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड लेते हैं उसमें क्या होते हैं, सब्सटेंस जाके डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, डिपॉजिट होता है ना, कैथोड पे कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, एनोड पे कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, अलग अलग प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो कितना अमाउंट, अगर मान लो सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है तो कितना डिपॉजिट हो रहा है, या फिर कोई गैस अगर इवॉल्व हो रहा है कैथोड पे या एनोड पे, मान लो कोई गैस इवॉल्व हो रहा है तो वो कितना इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो वही चीज बोला गया है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे मान लो डब्लू मास किसी का डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, डब्लू मास किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यू जो है, अगर मान लो क्यू चार्ज हम लोग पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, तो डब्लू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे ना, तो यहाँ जैसे Q का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगा, Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं। Q जो है ये चार्ज है, और करंट इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग, Q इज इक्वल टू आई टी। बोलो, हेलो, Yes, sir. यस सर। नहीं पढ़े हो ये? पढ़े। क्लास 10th में तो ये थोड़ा बहुत तो बेसिक होगा ना, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो यहाँ Yes, से हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये Q के जगह पे पुट करोगे तो I हो गया यहाँ पे करंट। ठीक है, I क्या हो गया, ये करंट हो गया, और Q जो है ये क्या है, चार्ज, और T क्या है यहाँ पे, टाइम इन सेकेंड्स। तो यहाँ पे सबका एसआई यूनिट तो तुमको पता है, Q का एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बताओ, कूलम। कूलम, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पीयर, एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम जो है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, सेकंड। सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी आ गया, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ZIT। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना तुम। W इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, W क्या है, वेट किसी भी सब्सटेंस का कितना डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, स्मॉल लिख लो, स्मॉल में, तो W इज इक्वल टू ये क्या आ गया, ZIT। अब Z क्या है, ये कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल, एक्चुअली ये कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हैं इसको। अब ये एक्चुअली होता क्या है, Z, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। ठीक है, ये होता है इसका वैल्यू, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है इसको किसी भी सब्सटेंस का। तो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, 96500 याद है तुम लोग को, ये किसको बोलते थे हम लोग, फैराडेज, 96 फाराडेस का कांस्टेंट था ना। एग्जैक्ट वैल्यू 96487 के अराउंड होता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग ये वैल्यू यूज करते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे ये तुम लोग को पता है, हाउ डू वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, उसका मोलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, याद है, ये भी तुम लोग को डिस्कस किए। इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है हमको, तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, उसका मोलर वेट, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर कैलकुलेट करना रिडॉक्स में तुम लोग को बता चुके हैं, यस और नो, हेलो, यस सर बताए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली n फैक्टर कैलकुलेट करना आसान है, यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा, n डिवाइड करोगे तो एक्चुअली यहाँ पे n क्या होता है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है हमारे उस रिएक्शन में,
कि कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो एन फैक्टर वही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एन फैक्टर तुम इक्वेशन लिखोगे तो तुमको ऑलरेडी दिख ही रहा होगा कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इन्वॉल्व होंगे वही हो गया यहाँ पे एन फैक्टर। तो मोलर मास जो भी होगा उस सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कर दोगे, वहां से इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तुम्हारा। और एक बार इक्विवेलेंट वेट आ गया उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो, जेड का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद तुम मास निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, अ, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम। स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को? हेलो? Yes, sir. चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। बोला गया है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4, ठीक है, a current of 2.50 ampere is allowed to flow for exactly 3 hours। 3.0 यहाँ पे पूछा गया है how many grams of Cu and liters of oxygen gas are produced at 25 degrees Celsius and 1 atm pressure। ट्राई करो तो, पहले तुम लोग क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. चलो ट्राई करो तो, जो फॉर्मूला बताए वही फॉर्मूला यूज करना है बस। हो गया? हेलो शिवम, Yes, sir. बन गया? No, sir, बना रहे।
आवाज आ रहा है? Yes, sir. बना किससे से? आंसर आया कुछ बताओ तो। यस और नो बोलो, नहीं तो फिर हम बताएंगे, एक डिस्कस No, करेंगे। sir. बताओ। नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। विवेक? नहीं आया। नहीं आया। सुदीप आया तुम्हारा? No, sir. नो सर। चलो विवेक होस्ट शिफ्ट करो, जल्दी बताते हैं फिर। देखो स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. यस चलो अब देखो, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड ये देखो, फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का। तुमको पहले इक्वेशन लिखना होगा। तुमको बोला गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग एक्वस CuSO4 का, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग खुद बताओ मेरे को, रिएक्शन एट कैथोड अगर हम लोग लिखें तो कैथोड पे किसका रिडक्शन हो रहा होगा, ये बताओ। Copper. कॉपर का। तो रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, Cu2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Cu में, Cu सॉलिड में। तो कैथोड पे कॉपर ही जाकर डिपॉजिट हो रहा होगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. अब इसमें हमको निकालना है कि कितना मास या कितना ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और बाकी सारा इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। तो W या वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं, ZIT। W इज इक्वल टू ZIT। यस और नो? Yes, sir. तो तुमको Z निकालना है। Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, और Z का तुमको फॉर्मूला निकालना बता चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। अब कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ये बताओ। कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, तो उसका जो मोलर वेट होगा डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो कॉपर का मोलर वेट कितना होता है, 63.5। यस और नो? यस कॉपर का मोलर वेट 63.5 डिवाइडेड बाय इसका n फैक्टर। अब तुम लोग खुद बताओ यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 2। तो डिवाइडेड बाय 2, यही इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया कॉपर का। बताओ, ये कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हुआ या नहीं? Yes, sir. यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये इक्यू वेट ऑफ कॉपर। तो यही तो हो गया, जो इसका मोलर वेट है 63.5 ग्राम डिवाइडेड बाय n फैक्टर बाय 2, यही इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो अब Z का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। तो इसको अब 96500 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। ये पूरा ओवरऑल मेरा 9 Z का वैल्यू हो गया। यस और नो? इनटू I, करंट कितना पास हो रहा है, करंट का वैल्यू दिया गया है तुमको, कितना पास हो रहा है, 2.50 एम्पियर। और टाइम कितने घंटे के लिए पास हो रहा है, 3 आवर्स। अब टाइम यहाँ पे तुमको सारा ऐसा यूनिट में ले रहा है, तो टाइम किस में लेना होगा यहाँ पे, सेकंड्स में। तो 3 आवर्स में कितना सेकंड हो जाएगा, 3 × 60। हाँ 3 × 60 × 6। अब इन सबको सॉल्व करो, जो भी आएगा यही आंसर आ जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई करके जल्दी फटाफट बताओ क्या आ रहा है। तो जो आएगा आंसर यही हो गया हमारा, इतना ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। कितना हो गया जल्दी बोलो। आया कुछ? Sir, 88.8 आ रहा है. 88 नहीं, आंसर है मेरे पास 8.9। 8.9 ग्राम ऑफ कॉपर। कैलकुलेशन चेक करो एक बार तुम लोग। 88 मतलब नियरली 89 आ रहा है या 8.9 आ रहा है?
सर 8.88 है। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 8.9 कर सकते हैं ना, यही आ रहा है ना 8.9। यस सर। चलो ये बात समझ में आ गया सबको कैसे हम सॉल्व किए हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, तुमको z का वैल्यू निकालना है। z कैसे आएगा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, और इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का कैसे निकालते हैं हम लोग, जो उसका मोलर वेट होगा डिवाइडेड बाय n फैक्टर, उसके बाद I इंटू टी फॉर्मूला में पुट कर दो, बस आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है वो पता चल चुका है, कोई डाउट। अब इसका सेकंड वाले पार्ट पे जाते हैं। ये बोला गया है, क्या बोला गया सेकंड पार्ट में, कि कितना लीटर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है एनोड पे, क्योंकि हमको पता है रिएक्शन एट एनोड, क्या लिखोगे बताओ, कंप्लीट रिएक्शन बताना एनोड पे क्या हो रहा है। वाटर का ऑक्सीडेशन। वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो वाटर का ऑक्सीडेशन का बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है मेरे, ये बताओ। 2H2O, फिर O2 O2 प्लस प्लस 4H प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी वही फॉर्मूला, पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना वेट ऑफ ऑक्सीजन निकला होगा। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट वेट चाहिए O2 का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा इस केस में, ये बताओ तो। इसका मोलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। O2 का मोलर वेट कितना होता है 32। O2 का मोलर वेट कितना है 32 ग्राम ना, यस सर। यस सर। और डिवाइडेड बाय n फैक्टर यहाँ पे कितना यूज करोगे तुम, ये बताओ। 4। 4, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने इन्वॉल्व है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है तुमको इस इक्वेशन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 इन्वॉल्व है। तो 32/4 मतलब इक्विवेलेंट वेट O2 का कितना हो गया 8। वेट ऑफ O2 कितना डिपॉजिट हो रहा है W, कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। ये क्या हो गया हमारा, Z का वैल्यू हो गया ओवरऑल, ये बताओ। अब इनटू I कितना लोगे, करंट कितना पास हो रहा है इससे 2.5 2.5। 0, और टाइम कितना लोगे, वही 3 घंटे के लिए पास हो रहा है, तो 3 इंटू 60 अब ये भी जो जो आएगा हमारा ग्राम में आएगा, देखो कैलकुलेट करके बताओ कितना ग्राम आ रहा है। अब ये जो ग्राम आएगा ना, इसको डायरेक्टली तुम मोल्स में बदल लेना, पहले डायरेक्टली मोल्स में, मोल्स के टर्म में बताना तुम। ये जो वेट आएगा डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, तो मोलर मास 32 है, तो W/32 ये मोल, इसके टर्म में बताओ तो आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास जो है इसका मोल्स है ये 0.07 है। अब तुम लोग चेक करो ये इतना मोल्स O2 का आ रहा है यानी। पहले ग्राम मास निकालो, फिर उसके बाद उसके मोलर मास से डिवाइड करो, और मोल्स के टर्म में देखो इतना आ रहा है यानी। मोल्स 0.069। हाँ मतलब राउंड ऑफ करके 0.707 लिख सकते हैं। यस। ये आ गया सबका इतना, मोल्स ऑफ O2 चेक करो एक बार अच्छे से। यस सर आ गया। चलो अब क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा गया, कितना लीटर ऑफ O2 निकल रहा है, ठीक है, तो हम मोल्स निकाल लिया। अब आइडियल गैस इक्वेशन हमको पता है, PV = nRT, ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्रेशर पता है, हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, R का वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है, टेम्परेचर भी दिया गया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये क्या आ गया nRT/P हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारा 0.07, R का वैल्यू क्या यूज करोगे 0.0821 वाला। टेम्परेचर कितना लेना है 298। 298 केल्विन, और डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर कितना 180 mm। चलो जल्दी फटाफट पुट करो और बताओ कितना लीटर्स ऑफ O2 आया। वन पॉइंट 1.7 1.71 लीटर यही आ रहा है, यस और नो। बताओ बताओ जल्दी से, यही आ रहा है यस सर। सबका। चलो तो यही हो गया यस हमारा सर। आंसर। तो कैथोड पे हमारा कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, ये 8.9 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ कैथोड पे।
और एनोड पे हमारा ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, कितना लीटर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ये 1.71। ये बात समझ में आ गया सबको या कोई दिक्कत है? आया सर। चलो, अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पहला मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्लियर है सबको? डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज कर लिए, W इज इक्वल टू जेड आई टी, ठीक है। तो वहां से डायरेक्ट मास आ गया। उसके बाद अगर गैस इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां पे लीटर के टर्म में हम लोग आंसर देंगे। तो उसके लिए तुमको टेम्परेचर और प्रेशर दिया रहेगा, तो पहले एक बार वेट निकालो, वेट से तुम लोग मोल्स निकाल लोगे उस गैस का। उसके बाद जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें पुट करोगे, डायरेक्ट हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। चलो, अब दूसरा तरीका ये है। दूसरा तरीका हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको, सेकंड मेथड हम लोग निकालने के लिए, जैसे मान लो जैसे कॉपर का ही केस ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये इस तरह से, या फिर जैसे कोई एक जनरलाइज करके हम लोग ले लेते हैं, जैसे Mn+ जो है, ठीक है, ये मान लो n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये m में कन्वर्ट हो गया। या फिर इसी में अगर कॉपर का केस ले रहे हैं तो Cu2+, देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये Cu सॉलिड में जाता है। सेम वैसा ही एक्सप्रेशन है, उसको जनरलाइज करके वो m के टर्म में लिख दें, यस और नो? अब यस यहाँ सर। पे अगर हम लोग कंपेयर करें, देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मोल मोल एनालिसिस करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमको 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करना है तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमको? 2 मोल। मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर लोगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर यूज हो रहा है यहाँ पे, तो उससे कितना मोल ऑफ सीयू डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल ऑफ सीयू, ठीक है। अब 2 मोल अगर इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं हम लोग तो इसमें कितना चार्ज पास करना होगा? तो हमको पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यूज करते हैं तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज अवेलेबल होते हैं? 1 फैराडे या 96500? अरे 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन का लोगे तो उसमें कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम होता है या नहीं? यस उसी को तो 1 फैराडे बोलते हैं ना हम लोग। यस 1 फैराडे इज इक्वल टू 965, नियरली इक्वल टू 96500 कूलम बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है? 96500 चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। ये बताओ। यस चलो, तो अब यहाँ पे देखो, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? 2 इंटू 1 फैराडे लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 1 फैराडे अगर चार्ज पास करोगे तो यहाँ से इतना अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा? तो मोल हमको पता है, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो मास इसका कितना हो जाएगा? 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, यस और नो? तो यहाँ पे खुद देखना, यहाँ पे अगर हम लोग 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करें तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2, इतना ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। और यही 63.5 बाय 2, यही एक्चुअली क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर है। यस इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ कॉपर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे देखो वही चीज हम लोग जनरलाइज करके लिख रहे हैं। अगर यहाँ n मोल्स के लिए हम अगर लिखना चाहें तो n मोल्स में अगर हम लोग n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यूज करोगे तो उससे 1 मोल ऑफ मेटल m डिपॉजिट हो रहा है उससे। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए थे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, तो उसी तरह यहाँ पे n इंटू 1 फैराडे होगा। तो ये 63.5, जैसे यहाँ पे कॉपर यूज कर रहे हैं तो 63.5 ले रहे हैं। यहाँ पे कोई मेटल m होगा तो उसका एटॉमिक मास लेना होगा हमको, ठीक है। तो n के लिए अगर करें हम लोग तो n इंटू 1 फैराडे इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? यहाँ से एटॉमिक वेट ऑफ m लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और 1 फैराडे अगर लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एटॉमिक वेट ऑफ m डिवाइडेड बाय n, यही होगा। इतना ग्राम ऑफ मेटल m डिपॉजिट होगा, यस और नो? और एटॉमिक वेट बाय n अगर
डिवाइड कर दोगे n से, अगर डिवाइड करोगे तो इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ n, इक्विवेलेंट वेट ऑफ m। यस और नो, बोलो। अगर n फैक्टर से एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दे तो वो इक्विवेलेंट वेट मिलेगा या नहीं हमको? यस Yes, sir. और इसी को हम लोग वन इक्विवेलेंट ऑफ m बोल सकते हैं। जैसे कॉपर का हम लोग वन इक्विवेलेंट वेट बोले थे, उसी तरह यहाँ पे किसी मेटल m का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस मेटल का वन इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हमको मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो यहाँ पे एक जनरलाइज करके हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कितना कूलम यूज कर रहे हैं? 96500 कूलम। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितना कूलम हो गया? 96500 कूलम will produce one equivalence of any substance। ठीक है, ये ध्यान रखना कि किसी भी सब्सटेंस से अगर तुम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने से उस सब्सटेंस का कितना इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा उस सब्सटेंस का? 1 इक्विवेलेंस। यस और नो? यस जल्दी बोलो। Yes, sir. यस तो ये चीज ध्यान देना कि किसी भी सब्सटेंस का अगर तुम 1 फैराडे यूज करोगे तो 1 फैराडे यूज करने से उस सब्सटेंस का हम लोग 1 इक्विवेलेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ आ गया तुम लोगों को? Yes, sir. लिख लिए? इतना नोट करके लिख लो। तो इसी चीज को अभी हम देखो इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हम्म, Yes, sir. Yes, sir. हो गया है सर। ये 1 इक्विवेलेंस लिख सकते हो, या बहुत जगह देखोगे ग्राम इक्विवेलेंस भी यूज किया जाता है। ठीक है, 1 इक्विवेलेंस या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ m। ठीक है, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लेना कि 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंस डिपॉजिट कराना है तो उसके लिए कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा? 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को? किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंस डिपॉजिट कराना है तो उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी हमको पास करना पड़ेगा? 1 फैराडे। 1 farad. Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दो इक्विवेलेंस अगर डिपॉजिट कराना है तो 2 फैराडे, 3 इक्विवेलेंस डिपॉजिट कराना है तो 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा। ठीक है, लिख लिए सर। लिख लिए तुम लोग इसमें? तो दूसरा तरीका देखो, हम लोग सेकंड मेथड इसके टर्म में भी बात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें ना, यहीं पे देख लो तुम लोग खुद, इसी में हम बता देते हैं। लिख लियो नीचे, पहले नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट है तुम लोगों का? यस सर, लिख लिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या है। यहाँ पे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ना कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, मतलब कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है मेरे पास। तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है मेरे पास? नंबर ऑफ फैराडेज कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ? नंबर ऑफ फैराडेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज बाय मैजिक नंबर
नंबर ऑफ फैराडेज हम लोग निकाल सकते हैं, ये जो Q है डिवाइडेड बाय 96500, यस और नो? तो Yes, sir. Q, ये Q आ जाएगा हमारा I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। तो यहाँ देखो I का वैल्यू हमको पता है 2.50 एम्पियर है, और T कितना हो गया, टाइम है 3 आवर्स के लिए, तो 3 इंटू 3600 और डिवाइडेड बाय 96500। अब यहाँ पे खुद डिवाइड करके देखो तुम लोग क्या आ रहा है, सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये शायद 0.28 आ जाएगा हमारा। देखो तो 0.28 फैराडे डिवाइड करने पे इतना आ रहा है। पॉइंट टू एट, यस और नो? यस सर। आ गया? यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो, ये अगर तुमको पता है 0.28 फैराडे आ गया, तो अब हम वो रिलेशन यूज कर सकते हैं हम लोग कि अगर मान लो कॉपर का, देखो अगर वो क्वेश्चन वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, वही है कि हमको पता है कि 1 फैराडे अगर कॉपर का लेंगे तो कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा, ये बताओ। उसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है कॉपर का, 63.5 डिवाइडेड बाय 2, इतना ग्राम ऑफ सीयू डिपॉजिट होगा, ये बताओ। ये पता है हमको ना, 1 फैराडे अगर लेंगे तो उसमें 63.5 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अगर हम लोग 0.28 फैराडे लिए हैं तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, 0.28 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्टली नहीं आ गया हमारा कॉपर का, बोलो। इसमें भी देखो मल्टीप्लाई करके देखो तुम्हारा वही 8.9 आ रहा है या नहीं, सेम आंसर आ रहा है या नहीं, खुद देख लो तुम लोग। आ गया? यस 8.9 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? बोलो जल्दी से, आंसर आ गया सबका 8.9? हेलो गौरव, यस Yes. 8.9 ही आ रहा है ना, कोई दिक्कत? नो सर, आगे। नो। चलो उसी तरह हम लोग देखो डायरेक्ट ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन के टर्म में भी हम लोग बोल सकते हैं। ऑक्सीजन के टर्म में देखो वहां पे एनोड पे जो हमारा है, एनोड पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 फैराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करें तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। तो इक्विवेलेंट वेट वहां पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 4, इतना ग्राम ऑफ O2, यस और नो? यस तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो 8 ग्राम, 32/4 करोगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो अगर 0.28 फैराडे तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 0.28 इंटू 8 ग्राम ऑफ O2। समझ आ रहा है बात? तो देखो वही जो आंसर लाए थे तुम वही सेम आएगा, इससे भी देखो जो वेट आएगा वो तुम्हारा सेम ही आ जाएगा। आ रहा है या नहीं सेम, या कुछ डिफरेंट आ रहा है आंसर? सेम ही आएगा। Yes. ठीक है, तो कोई भी मेथड तुम लोग, ये 2.24 ग्राम आ जाएगा O2 का, तो कोई भी मेथड यहाँ पे ग्राम के टर्म में हम निकाले हैं, फिर आगे मोल्स कन्वर्ट करोगे उसके बाद लीटर में, वो तो बाद वाला प्रोसेस तो सेम ही है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों मेथड तुम लोग यूज कर सकते हो, तो कौन सा जो भी मेथड तुम लोग को आसान लगे। सबसे पहले सेकंड मेथड में हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ फैराडेज निकाल लिए हैं, उसके बाद ये हम लोग रिलेशन यूज किए हैं कि 1 फैराडे अगर किसी भी सब्सटेंस का लेंगे तो वो क्या है करेगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ, मतलब उस सब्सटेंस के एक इक्विवेलेंट वेट के बराबर हमको वो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वहां पे। तो उसके बाद जितने नंबर ऑफ फैराडेज हमारे पास है अवेलेबल, उससे कितना मास प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग। तो कौन सा मेथड आसान है, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला, ये बताओ।
सेकंड वाला। सेकेंड वाला सर। ठीक है, तो जो भी मेथड तुम लोग को आसान लगे उससे सॉल्व करके आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये ध्यान रखना। तो इसके क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। ठीक है, कि तुमको सारा चीज दिया रहेगा, क्वेश्चंस तो अभी और प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन एक सेकंड लॉ भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे। पहले इतना लिख चुके हो तुम लोग, देख लो एक बार। हो गया? यस सर। चलो, उसके बाद हम लोग लिखते हैं, लिखो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडेज का सेकंड लॉ क्या है? ठीक है, हेडिंग डाल लो, सेकंड लॉ, फैराडेज का सेकंड लॉ। दिख रहा है स्क्रीन ना सबको? यस सर। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट साथ साथ लिखते जाना तुम लोग। इट स्टेट्स दैट व्हेन ए गिवन क्वांटिटी of electricity is passed through different electrolytes, the amount of different substances produced, ठीक है, the amount of different substances produced at the electrodes are directly proportional, लिख सकते हैं, directly proportional to the respective equivalent weights, to the respective equivalent weights। ठीक है, इसका मतलब बोलने का ये हुआ कि मान लो अगर दो सब्सटेंस हम लोग लिए, दो अलग अलग हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उन दोनों में अगर हम लोग गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें, मतलब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों इलेक्ट्रोलाइट में अगर पास हो रहा है, तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड, मतलब कितना मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड, मतलब इलेक्ट्रोड पे कितना वो डिस्चार्ज हो रहा है, एनी सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे दो सब्सटेंस ले रहे हैं और उससे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर रहे हैं, तो W1/W2 हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, फर्स्ट वाले का E1 हो गया और दूसरे वाले का E2। तो W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। ठीक है, अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे यही है कि when a given quantity of electricity is passed through different electrolytes, then the amount of different substance produced at the electrodes are directly proportional to respective equivalent weights। ठीक है, R नहीं यहाँ पे is कर लेना, is directly proportional to, तो W1/W2 is equal to E1/E2। ठीक है, जैसे इसके क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। स्टेटमेंट लिख लिया तुम लोग?
Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, इसका क्वेश्चन हम कराते हैं। स्टेटमेंट लिख लियो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है इसका, लिखो एक क्वेश्चन तो। ठीक है, क्वेश्चन देखो। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया गया ए, बी एंड सी, कंटेनिंग ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively. Are connected in series. अगर मान लो सीरीज में तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट करोगे तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे, करंट जो पास करेंगे, वो करंट तीनों में सेम जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन तुम लोग पढ़े हो करंट का। Yes, sir. Same जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होगा वो तीनों में तो सेम ही करंट जा रहा होगा ना, फ्लो। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन का वही बोला गया है कि सीरीज में अगर तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट किए हम लोग तो उससे जो भी करंट पास कर रहे होंगे वो तीनों में करंट सेम जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, स्टेडी करंट of 1.5 ampere was passed through them ठीक है, until कब तक पास किया गया, 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर मतलब Ag is deposited at the cathode of cell B। ठीक है, how long यहाँ पे पूछा गया है, how long did the current flow। पहला तो ये है कितने देर तक करंट फ्लो हुआ है। उसके बाद बोला गया व्हाट मास ऑफ Cu and zinc, copper and zinc were deposited। चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? आसान सा क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, बन जाना चाहिए ये सबसे। तो जो दो लॉ बताए हैं उन दोनों लॉ को यूज करो और उसके बाद सॉल्व करो। दूसरा वाला लॉ तो कुछ करना ही नहीं, वो तो सिंपल है कि अगर सीरीज में कनेक्शन है तो वेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना डिपॉजिट हो रहा है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देख लो क्या आ रहा है।
Sir, 864 seconds. 864 सेकंड्स मिनट में बता दो ना, 864 अगर आ रहा है तो 14.4 मिनट्स ना। टाइम 864 सेकंड्स या फिर इसे को हम लोग 14.4 मिनट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? यही है ना आंसर? Yes, sir. चलो ये आ गया। उसके बाद वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट, कॉपर, हाँ कॉपर और जिंक ये दोनों का निकालना है। कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है वेट, और जिंक कितना डिपॉजिट हुआ है सीयू और जिंक। Copper 0.4 कॉपर कितना, पॉइंट 0.43. 0.437 ग्राम है कॉपर। Sir, copper का पॉइंट Four- 0.426 आया, तो उसका राउंड ऑफ 0.43. 0.427 है, सॉरी। कॉपर का जो मास है 0.427 है, यही आ रहा है। Yes, sir. और सिल्वर जिंक का जो है ये 0.437 ग्राम। एक्चुअली देखो, अगर तुम्हारा ये डायरेक्ट इस ये दोनों अगर निकालना है तो तुम डायरेक्टली तुम उसका क्या यूज कर सकते हो, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे हम लोग सेकंड लॉ यूज करेंगे? तो हमको पता है यहाँ पे कि सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट हुआ है, 1.45 ग्राम। सिल्वर का मास डिपॉजिट हुआ है 1.45। यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, वेट ऑफ सिल्वर Ag डिवाइडेड बाय मान लेते हैं वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यही होगा। Yes. सेकंड लॉ यूज कर रहे हैं हम। तो हमको वेट ऑफ Ag पता है कितना डिपॉजिट हुआ है, ये 1.45 ग्राम है। ठीक है, और कॉपर का हमको निकालना वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट तो हमको पता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे पता कर लेंगे हम लोग, उसका एन फैक्टर तो पता है। दोनों केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं। सिल्वर अगर डिपॉजिट होगा तो सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो रहा होगा, एक Yes, इलेक्ट्रॉन sir. एक्सेप्ट करके। तो सिल्वर का जो एटॉमिक वेट होता है वो 108 होता है ना। Yes, sir. तो 108 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट 1 है तो बाय n हो जाएगा। सॉरी, इक्विवेलेंट या n फैक्टर यहाँ पे 1 है तो 108 बाय 1। यस और नो? Yes, sir. और कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर का 63.5 63.5 by 2. बाई 2, क्योंकि कॉपर अगर डिपॉजिट होगा तो ये Cu2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब कॉपर डिपॉजिट होगा। और सिल्वर जो है ये Ag प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये Ag में। और तीसरा है जिंक, तो ये जिंक भी Zn2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर Zn में। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे देख लो, इससे डायरेक्टली तुम वेट ऑफ कॉपर निकाल सकते हो, यहाँ से आ जाएगा आंसर। तो यही सॉल्व करोगे तो ये 0.427 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह अगर जिंक का निकालना है तो तुम जिंक और सिल्वर वाला केस ले लेना, या जिंक और कॉपर लेके सॉल्व कर लेना। समझ रहे हो बात? Yes, sir. Yes. जिंक का मास तुमको कितना लेना है, ये 65 होता है ना, 65 ग्राम। जिंक का मोलर मास यूज कर लेना 65 ग्राम, और कॉपर का तो 63.5 होता है। ठीक है, और सिल्वर का 108। ये तुमको एक्चुअली क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये याद नहीं रखना है। सिल्वर का, जिंक का, कॉपर का, ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मास नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दिया रहेगा। ऐसे प्रेफरेबली याद रखो कि तुम लोग फास्ट कर सकते हो, देखना ना पड़े। सिल्वर का 108, कॉपर का 63.5, जिंक का 65। ठीक है, ये टाइम सबका निकल गया है ना, टाइम का कैसे आया ये डायरेक्टली? तुमको सिल्वर का पता ही था तो W इज इक्वल टू ZIT वाले फॉर्मूले से। समझ रहे हो? करंट तो तुमको दिया हुआ है ना यहाँ पे, और Z तो निकाल ही सकते हो। W दिया हुआ था यहाँ पे, देख लो एक बार, 1.45 दिया गया था हमको। ठीक है, और
Z क्या हो जाएगा सिल्वर का 108 डिवाइडेड बाय 1 n फैक्टर यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 96500 और इनटू I कितना दिया हुआ है 1.5 और ये टाइम, यही टाइम यहाँ से तुम डायरेक्टली टाइम सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही आया ना। Yes. ठीक है, तो उसके बाद एक बार टाइम आ गया, उसके बाद सेकंड वाला जो पूछा गया कितना कॉपर और जिंक डिपॉजिट होगा, तो ये वाला तो तुम फर्स्ट लॉ यूज करके निकाले, फिर उसके बाद बाकी जो ये रिमेनिंग मास, ये तुमको सेकंड वाला पार्ट जो सॉल्व करना है कॉपर और जिंक का कितना डिपॉजिट हुआ, तो वो सेकंड लॉ यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। कोई दिक्कत बताओ, कोई डाउट इसमें किसी को, दोनों लॉ से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। गौरव, अभिषेक, No, sir. नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो सेकंड दोनों लॉस तो हम लोग देख चुके हैं, दो ही लॉ हम लोग को पढ़ना है, तो दोनों लॉ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, आज क्वेश्चंस एक दो ही करा पाए, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, बाकी तुम लोग अपने एंड से क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, दोनों लॉ से रिलेटेड, मतलब यहाँ तक अपना पोर्शन कंप्लीट हो गया, वहां तक क्वेश्चंस तुम लोग आराम से ट्राई कर सकते हो। बुकलेट से ट्राई कर रहे हो क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो डाउट आया है या नहीं अभी तक? है सर एक दो लेवल 1 वगैरह का तो लगभग बन ही जाता है लेवल 1 का। लेवल 1 बन रहा है तो फिर लेवल 2 में जाओ ना, लेवल 1 ही बना कर खुश मत हो जाना, जैसे जैसे बनाते जा रहे हो उसके बाद लेवल बढ़ते जाओ, एक लेवल का कंप्लीट हो रहा है तो लेवल 2 में जाओ, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करो, समझ रहे हो बात? प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा, जितने टाइप्स के क्वेश्चन करोगे वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहे। एग्जाम में अगर, एग्जाम में देखना, एग्जाम में अगर अलग टाइप का क्वेश्चन आया तो उसमें दिमाग लगा सकते हो, अगर कुछ प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा तो तुम कुछ भी दिमाग नहीं लगा पाओगे वहां, फॉर्मूला चाहे कितना भी याद हो तुमको अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो बात? तो इसलिए लेवल 1 के क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो लेवल 2 पे जाओ, ठीक है, उसको बनाओ फिर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब कल टेस्ट तुम लोग दिए थे, Yes, sir. Yes, sir. कैसा गया टेस्ट, बना क्वेश्चंस? Yes, sir. बना। Yes, sir. बना। मतलब कितना परसेंटेज मार्क्स आ रहा है तुम लोगों का उसमें? केमिस्ट्री में मतलब, केमिस्ट्री में आ जा रहा है 60-70% आ रहा है, 70% से अब? Yes, sir. Chemistry में yes, sir, आ जा रहा है 74। 70% से ज्यादा। चलो ठीक है, तो उसको मतलब इम्प्रूव करते रहो, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट दिए जा रहे हैं, हम एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है वो सब मिनिमाइज करो, टेस्ट लेने का तो वही पर्पस होता है ना, जो कॉमन सब मिस्टेक हो रहा है उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, ताकि वो एग्जाम में जाके वो चीज नहीं आ जाए, ठीक है। Yes, सर हाँ बोलो। सर आप इनिशियल रेट मेथड में कुछ ट्रिक बताए थे ना सॉल्व करने के लिए, वो इसमें फिर से बता दीजिए। इनिशियल, इनिशियल रेट मेथड जब बताए थे ना, हाँ, तो उसमें कुछ ट्रिक बताए थे ना सॉल्व करने के लिए। तो वो तो बताए थे कि सिर्फ डेटा विजुअलाइज करके तुम कर सकते हो, सर वो नहीं बन रहा था उसमें। तो अगर वैसे नहीं कर पाते हो तो फिर तो तुमको लिख के करना होगा ना, मतलब रेशियो लेके सॉल्व करना होगा, मतलब उसमें तुमको देखना है क्या, किसी एक को कांस्टेंट हो, दो वैल्यूज तुमको देखना होगा, ठीक है, कोई दो वैल्यू, तुम कोई दो डेटा ऑब्जर्व करो, मान लो दो रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो उसमें किसी एक रिएक्टेंट को देखो कांस्टेंट रहना चाहिए उसका कंसेंट्रेशन, और दूसरा क्या चेंज हो रहा है, और एट द सेम टाइम कंसेंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, एट द सेम टाइम रेट में क्या चेंज हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करो, अपने आप आइडिया लग जाएगा, वो तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे रिलेटेड, क्वेश्चंस भेजना, ठीक है, तो हम बता देंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। यस सर। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रखना, तुम नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस कर लेंगे उसको, फिर आगे, ठीक है। यस सर। सर टेस्ट वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ ठीक है, टेस्ट वाला ही रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। चलो चलो फिर डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, Thank you, sir. चलो थैंक यू।
थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।